नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम देश की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करें भारत और चीन के बीच जो गतिरोध बना उस मसले को लेकर। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, रिटायर्ड एयर कमांडर हैं जेसी गोयल साहब। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भारत और चीन के बीच जो गतिरोध बना हुआ, क्योंकि दोनों ही देश चाहते हैं कि शांति बहाल हो और दोनों देशों की तरफ से कोशिशें भी की जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है कि सैनिक स्तर पर इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। आज गोयल साहब से यही बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या ये जो मसला है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मसला काफी विवादों में आ चुका है। हर देश ये चाहता है कि भारत और चीन के बीच आखिर हो क्या रहा है। अमेरिका ने भी कोशिश की है गतिरोध को दूर करने के लिए, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया कि हमें तीसरे की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से भारत और चीन जो है इस मसले को सुलझाने के लिए सैनिक स्तर पर जो बातचीत कर रहे हैं, जिसका अभी तक कोई भी नतीजा निकल के सामने नहीं आया, यही गोयल साहब से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बातचीत का सिलसिला कैसे दूर होगा, कैसे इसका मसला हल होगा। यही बातचीत करते हैं। सर, आपका हमारे प्रोग्राम देश की बात में बहुत स्वागत है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि 15-16 जून की रात को जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। हमारे 20 सैनिक जो है मारे गए, उनके भी सैनिक मारे गए हैं। 20 सैनिकों को मारा जाना दर्शाता कि चीन और भारत, क्योंकि भारत कभी नहीं चाहता कि इससे पड़ोसी से लड़े, भारत हमेशा पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखता है। लेकिन चीन की जो हरकत है उससे पूरे देश के लोग नाराज है। लेकिन सर, ये सबसे बड़ी बात है कि इस गतिरोध को दूर करने के लिए सैनिक स्तर पर बातचीत की जा रही है। आप भी सर रहे हैं, एयर कमांडो रहे हैं आप भी। क्या लगता है कि जो मामला इतना गंभीर है, क्या सैनिक स्तर पर इस बातचीत को हल किया जा सकता है? धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। सबसे पहले तो मैं अपने जो बहादुर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि देना चाहूँगा अपनी तरफ से, पूरे देशवासियों की तरफ से। हमारे सैनिक बहादुरी से लड़े हैं और मारते मारते मरे हैं। जहाँ तक जो मसला है इसको सैनिक स्तर पर समझाने की बात है, तो मैं बताऊं आपको कि भारत और चीन के बीच में काफी लंबी सीमा है और कुछ जगहों पर यह सीमा डिफाइंड नहीं है। इसी उसमें कड़ी में गलवान घाटी जो है वो भी आती है, जहां पर हम फिंगर पॉइंट्स बोलते हैं उनको। फिंगर पॉइंट 1 से 8 तक की सीमा है भारत और चीन के बीच में। तो फिंगर पॉइंट 1 to 4 इंडिया के पास है और चाइना की जो सेना है वो फिंगर पॉइंट 8 तक रहती है। 4 से 8 के बीच में डिफाइंड नहीं है। तो जनरली ये अनडिफाइंड एरिया में हमारे पेट्रोल जाते हैं, उनके पेट्रोल आते हैं। तो जो सैनिक स्तर पर बातचीत हो रही है वो यही, इसका मकसद सिर्फ यही है कि हम जो 4 मई 2020 से पहले की स्थिति थी, दोनों सेनाएं उस स्थिति पे लौट जाए, जिससे कि हमारी सेनाएं फिंगर पॉइंट 4 से पीछे आ जाए और उनकी सेनाएं फिंगर पॉइंट 8 से पीछे चली जाए। और जैसे पहले गश्त होती थी बिना हथियारों के, बिना किसी प्रोवोकेशन के, उस तरह से गश्त चलती रहे। तो ये सैनिक स्तर पर हो जाएगा, जिससे कि शांति बहाल हो जाएगी। बट परमानेंट अगर सॉल्यूशन की आप उम्मीद कर रहे हैं वो सैनिक स्तर पर नहीं हो पाएगा। इसके लिए पॉलिटिकल स्तर पर ही बातचीत होगी। लेकिन सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से चीन की ये जो नापाक हरकत वो कोई नहीं है, चीन हमेशा से उकसावे में रहा है, कभी अरुणाचल के मुद्दे को उठाता रहा है, कभी दलाई लामा जब इंडिया में था वो विरोध जताता रहा। तो चीन की हमेशा से आदत रही है कहीं ना कहीं किसी न किसी मामले खलल डालने की। क्या कहेंगे कि सर, जिस तरीके से चीन ने जो हरकत की, जो हमारे 20 सैनिकों को जो मारा गया है, उससे देश बहुत गुस्से में। क्या चीन को सबक भी सिखा देना चाहिए इस बारे में? देखिए, जो इसका क्या हमें जवाब देना चाहिए वो पॉलिटिकल स्तर पर ही डिसाइड होगा। और ऐसी चीजों का जो निर्णय है वो उतावला होके या बहुत जल्दी में नहीं लिया जाता, वो सोच समझ के लिया जाता है। सबसे पहली जो, जैसे मैंने बताया, को सबसे पहली जरूरत है शांति बहाल करना और सेनाओं को अपनी अपनी जगह पर वापस लेना जी। उसके बाद इसका परमानेंट सॉल्यूशन बातचीत के जरिए भी हो सकता है और कोई दूसरे जो सरकार जैसे चाहेगी इकोनॉमिक ब्लॉकेड करके या राजनीतिक स्तर पर उनका और कूटनीतिक स्तर पर दूसरे देशों से दबाव बना के या पॉलिटिकल स्तर पर जो भी सरकार जैसा उचित समझेगी वैसा करेगी। ये देश गुस्से में, ये वाजिब है। बट ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, उनके ज्यादा सैनिक मरे हैं, हमारे सैनिक मारते मारते मरे हैं। और चीन ने उकसाया, हमारे सैनिक पीछे नहीं हटे, उनके दबाव में नहीं आए, उन्होंने मुकाबला किया और उनको पीछे खदेड़ा, उनको मारा और उसमें दोनों तरफ के सैनिकों की। लेकिन सर, आपने कहा कि हमारे सैनिक कम मरे, उनके ज्यादा मरे। लेकिन सर, मौत होती, अगर एक भी सेना का जवान मरता है तो बड़ी दुखद बात होती, क्योंकि उस सेना का जवान घर से सोच के नहीं आता कि मैं मारा जाऊंगा। ये प्रोवोकेशन है चीन की तरफ से। लेकिन सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि चीन का जो ये उकसावे की जो हमेशा से इनकी जो हरकत रही है, इसको लेके क्या कहेंगे? जो ये हालात जो अभी उपजे, जो 20 सैनिक जो मारे गए, कि हम अपने सैनिकों की बात करेंगे,
क्योंकि वो नहीं कहते उनसे लड़ने के लिए, जो कि हमने जो वीडियो देखा उसमें उनकी तरफ से प्रोवोकेशन हो रहा है। आपको क्या लगता है कि सर युद्ध की स्थिति बनती जा रही है क्या? मैं नहीं कहूंगा कि युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। इतना बहुत बड़ा प्रोवोकेशन नहीं था। सैनिकों की मृत्यु और दुखद है, बहुत ही ठीक नहीं है, पर इसके लिए युद्ध हो जाना अभी बहुत प्रीमेच्योर होगा। अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे मैंने कहा कि सैनिक स्तर पर बातचीत हो रही है, फिर कूटनीतिक स्तर पर प्रयास किया जाएगा, फिर इकोनॉमिक स्तर पर भी प्रयास किया जाएगा, पॉलिटिकल स्तर पर भी प्रयास। जब सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं तभी कोई भी देश, कोई भी समझदार देश, कोई भी रेस्पॉन्सिबल देश मिलिट्री एक्शन की बात सोचता है, बिकॉज मिलिट्री एक्शन में दोनों तरफ से नुकसान होगा। सर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों बयान दिया था, जब ये हादसा हुआ था, जब हमारे 20 सैनिक मारे गए थे, तो उन्होंने कहा था कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया, ना ही चीन हमारी तरफ की घुसने की कोशिश की है। लेकिन जो सर वहां की जो हालात देखने को, जो सामने जो पिक्चर आ रही है, जो वीडियोज आ रहे हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि चीन ही कहीं ना प्रोवोकेशन कर रहा है, वो हमारी सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है गुस्सा भी होगा। जो पीएम का बयान है उसको लेकर बहुत ही क्रिटिसाइज किया जा रहा है, तो आप उसको किस नजरिए से देखते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया था देश को आश्वस्त करने के लिए, क्योंकि देश की जनता जो बहुत गुस्से में है इस समय। प्रधानमंत्री का सबसे पहला काम तो देश को आश्वस्त करना है, और इसलिए उन्होंने ये जो बयान दिया है वो इस तरह से है कि उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया पर नकारा भी नहीं है। उन्होंने, मैंने बताया जैसे 4 से 8 के बीच में सीमा डिफाइंड नहीं है, और ये जो भी झगड़ा हुआ है 4 से 8 के बीच में ही हुआ है, तो वो हमारी सीमा में नहीं थे, हम उनकी सीमा में नहीं थे। तो प्रधानमंत्री का बयान उस तरह से ठीक है, पर उन्होंने क्लियर बोलना था कि हम लोग वो हमारी तरफ आने की कोशिश की, हमने उसको लताड़ा, हमने उनको पीछे खदेड़ा, और उसमें झगड़ा हुआ और मारपीट हो गई। यानी पीएम को यह मानना चाहिए था कि चीन की तरफ से वो सैनिक हमारी तरफ घुस रहे थे, तो हमने उनको रोकने की कोशिश की, जिसमें सब कुछ हुआ, जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। तो आखिर पीएम मोदी साहब के सामने ऐसी कौन सी दुविधा थी कि जिन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया? प्रधानमंत्री का बयान, एक बयान बहुत सारी चीजें कह देता है, बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया हो सकती है। तो प्रधानमंत्री जब भी देश को बयान देते हैं, मेरे हिसाब से सोच समझ के देते हैं। हालांकि ये कुछ कंट्रोवर्शियल हो गया है, ये ठीक नहीं है, ये उन्होंने थोड़ा सा और क्लियरली, बहुत सिंपल शब्दों में कहना चाहिए था। वो मैं चाहता हूँ। अरे सर, ये बताइए कि चीन के बीच जो गतिरोध है, उसके बीच हमारे देश के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह का, उनको मॉस्को जाना क्या दर्शाता है कि सर मामला गंभीर है, ये सब कुछ ठीक ठाक है? इनफैक्ट ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। रूस हर साल अपना ये विजय दिवस मनाता है। इस बार उन्होंने बड़े जोर शोर से मनाने की कोशिश की, और इनफैक्ट उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को बुलाया था, बट कोविड के चलते प्रधानमंत्री ने पहले ही मार्च अप्रैल में ही मना कर दिया था, और ये डिसाइड हुआ कि रक्षा मंत्री जाएंगे। अब ये चीन का मुद्दा हो गया, वहां पर और देशों के मंत्री और देशों के बड़े बड़े अधिकारी और राष्ट्राध्यक्ष भी आ रहे हैं। तो हमारे रक्षा मंत्री को मौका मिलेगा भारत की बात रखने का, भारत की पोजीशन को रूस को और जो दूसरे देशों से जो राजनयिक और जो अधिकारी आएंगे उनको समझाने का, भारत का पक्ष रखने का, ताकि दुनिया जान सके कि ये भारत की तरफ से अग्रेशन नहीं है, ये चीन की तरफ से उकसावे की कार्रवाई हुई है, जिसका भारतीय सैनिकों ने मुकाबला किया है। तो ये मैं इसको अपॉर्चुनिटी के उसमें लेता हूँ। ये नहीं कि हम रशिया की तरफ भाग रहे हैं और उनकी मदद मांग रहे हैं, ये नहीं, ये तो पहले से ही डिसाइडेड था रक्षा मंत्री ने। सर, ये पहले से डिसाइडेड था। सर, एक सवाल और कि अगर भारत और चीन के बीच अगर युद्ध होता है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं मध्यस्थता करना चाहता हूं, अगर युद्ध होता है तो कितने देश हमारे सपोर्ट में आएंगे? देखिए, भारत की हमेशा पॉलिसी रही है कि हम अपने पड़ोसियों से सारे मुद्दे आपसी बातचीत के जरिए शांतिपूर्वक हल से सुलझाना चाहते हैं। हम किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं चाहते। पाकिस्तान के बारे में हमारी स्टेटेड पॉलिसी है कि हम किसी भी देश की मध्यस्थता नहीं चाहते, हम अपनी बात को खुद समझा लेंगे। अब मैंने कहा कि युद्ध लास्ट विकल्प है, युद्ध ओनली विकल्प नहीं है। तो युद्ध तक स्थिति में पहुंचने से पहले, जैसे कि मैंने कहा, काफी प्रयास होंगे, इकोनॉमिक स्तर पर प्रयास होंगे, कूटनीतिक स्तर पर प्रयास होंगे, राजनीतिक स्तर पर प्रयास होंगे, और उस समय ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कौन से देश हमारे साथ हैं, कौन से देश हमारे साथ नहीं है। बिकॉज कूटनीति में एक कहावत है कि कोई भी तुम्हारे परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई भी तुम्हारे परमानेंट एनिमी नहीं है, तुम्हारे परमानेंट इंटरेस्ट है, जो देश के हित इंटरेस्ट है वो रहते हैं। तो हर देश अपने देश के हित में जो होता है उसी हिसाब से अपनी पोजीशन। अरे सर, आपने देखा होगा कि जब से भारत और चीन के बीच जो गतिरोध बना हुआ है, तब से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है।
क्योंकि चीन के उकसावे में कहीं ना पाकिस्तान भी है और अब तो नेपाल भी उसके सुर मिलाने लगा है। तो क्या कहीं से आने वाला समय भारत के लिए कठिन होगा, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल और पाकिस्तान जो आंख दिखा रहा है और जो आतंकवादी गतिविधियों को जो बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि दिल्ली में भी 5 आतंकवादी घुसने की खबर है, तो ऐसे में हम क्या कहेंगे आने वाला समय काफी विकट होगा हमारे लिए। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आने वाला समय हमारे लिए चैलेंजिंग है, हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा। चीन के साथ हमारा गतिरोध है ही, नेपाल ने आंख दिखाना शुरू कर दिया है, पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते जैसे हैं, सबको भी पता है पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियां हमारे देश में करवाता रहा है। इनफैक्ट चाइना ने बांग्लादेश को भी उकसाना शुरू कर दिया और उनके टैरिफ्स काफी कम कर दिए हैं। जो उनके देश में चीजें बांग्लादेश से जाती थी, उनके टैरिफ 500 चीजों के ऊपर टैरिफ कम कर दिए और उनसे व्यापार बढ़ा रहे हैं। तो चीन के कहने पर और चीन के उकसावे पर ये भारत को घेरने की कोशिश की जा रही है। हमारे लिए चैलेंजिंग टाइम है, ये चैलेंजिंग रहेगा। और खासकर जो पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी गतिविधियों जो बढ़ावा मिल रहा है, वो कहने का हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा की बहुत बड़ा खतरा है। हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है काफी सतर्क हैं और आप देख रहे होंगे कि रोज ही कश्मीर में तकरीबन हर दिन कश्मीर में एनकाउंटर होते हैं और आतंकवादी मारे जा रहे हैं। तो हमारे लिए चैलेंजिंग है, पर हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी पुलिस फोर्सेस और हमारी आर्म फोर्सेस जो भी वहाँ डिप्लॉयड है, अपना काम बखूबी कर रही हैं और आतंकवादियों को ढेर कर रही हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रिटायर्ड एयर कमांडो जयश्री गोयल साहब जो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हमने इनसे बातचीत की कि भारत और चीन के बीच जो गतिरोध बना हुआ, क्या वो सैनिक स्तर पर बातचीत से सॉल्व होगा। तो अगर कहना था कि ये तात्कालिक तो दूर हो सकता है, लेकिन आगे भविष्य के लिए सरकार को कूटनीतिक तरीके से तो बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन जो अभी तक जो चीन का जो रवैया है, वो लगता नहीं कि बातचीत से दूर हुआ, जिसका एक ही हालात नजर आ रहे, वो है युद्ध। लेकिन जिस तरह से चीन की शह पर नेपाल और पाकिस्तान जिस तरह आंख दिखाना शुरू कर दिया और पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकवादी गतिविधियां भारत में जो बढ़ रही है, और बहुत ही चिंता का विषय है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज़ नेट, दिल्ली।